इस समय राजगीर में ये तांगा है जो हमने लिया है। वैसे तो यह लोग जो है 1000 रुपये 1200 रुपये बोलते हैं जाने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा मोल भाव करें तो 600-700 में भी जा सकते हैं। और इसका जो हमें किराया लग रहा है वो रहेगा 800 रुपये। ये पूरे दिन का 5-6 घंटा जब तक घूमने में लगेगा, 5-6 घंटे का समय हम इस तांगे में रहेंगे और राजगीर के समस्त जगह घूमेंगे। तो चलिए राजगीर का सफ़र आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजगीर जो इतना प्रसिद्ध है भारत में, वहाँ पर किस तरह के रत्न छुपे हुए हैं। सुबह सुबह हमारी यात्रा हम प्रारंभ कर चुके हैं और जो नाश्ता होता है तेल वाला तला हुआ ये सब करने की बजाय फल वाला नाश्ता सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, एक सेब और 1-2 केला, और जिस स्पेशल सवारी में हम बैठे हैं उस पे बैठ के ही हम नाश्ता कर रहे हैं। इस तांगे का नाम है लाल बादशाह। तो मतलब जब हम इस पे बैठे हुए हैं तो ऐसा फील आ रहा है जैसे हम स्वयं कहीं के बादशाह हैं, लाल बादशाह हो गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं मनियार मठ। ये वो रानी है जो हमें लेकर आई है आज के पहले डेस्टिनेशन पर, और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ मैं। इसको कहते हैं मनियार मठ। यह है मनियार मठ। मनियार मठ के बारे में ज़्यादा जानकारी शायद कोई देने वाला अंदर मिले। फ़िलहाल तो गेट पर कोई मुझे जानकारी देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट लुक आप देखिएगा इस प्रकार का है। एक सामने बहुत बड़ा स्टेज जैसा बना हुआ है और बड़ी सारी सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद क्या दिखाई देगा वो चलकर देखेंगे। नीचे से ऊपर तक मैंने काउंट किया है, इसमें टोटल 17 सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों का साइज़ भी जो ईंट का साइज़ दिखाया था मैंने उस ईंट के साइज़ के बराबर है। और जो राजा महाराजा होते होंगे उनको ये ऊंचा ऊंचा स्ट्रक्चर ही अच्छा लगता होगा। इसके ऊपर चढ़ने से ही फील आता है कि मैं कुछ बड़ा हूँ, है ना। हम इस समय हैं गंगा प्रसाद जी के साथ और हम उपस्थित हैं मनियार मठ। गंगा प्रसाद जी से जानेंगे इस जगह का क्या महत्व है, लोग इतना भीड़ करके यहाँ पर क्यों आते हैं। थोड़ा गंगा प्रसाद जी मदद कीजिएगा। अच्छा, आप लोग को जैसे ही नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इस स्मारक के जो आप लोग देखने के लिए आए हैं, इस स्मारक का बोर्ड पर लिखे हुए मनियार मठ। मनियार मठ। मनियार मठ, तो मनियार मठ का अर्थ होता है कि मणि धारण कर ले इच्छाधारी नाग का मंदिर। इच्छाधारी नाग का मंदिर जो इच्छा को पूरा किए थे। ये जो 5 पहाड़ी के बीच में जो नगरी बसाए थे, पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि मगध के राजा थे जरासंध, जरासंधे मंदिर को निर्माण किए थे। इस मंदिर का निर्माण जरासंध ने किए थे। तो जरासंध की मरने पर जंगल झाड़ तो सब दबा हुआ था ना। हाँ। जब यह स्मारक के नीचे से ऊपर 18 फीट खुदाई किया गया, इसके भीतर से मां मनसा के प्रतिमा बहुमुखी कलश मिला है। यहाँ से सरकार उठा करके नालंदा के संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ से कलश मिला था, मूर्ति मिला है। वो मूर्ति संग्रहालय में ले जाकर संग्रहालय में रखा हुआ है। केवल यहाँ पर लोग स्थान के लोग आते हैं देखने के लिए, कारण कि यहाँ से 5 पहाड़ी के बीच में जो नगरी बसाए थे। 5 पहाड़ी जो ये दिखाई दे रहा है, इसको 5 पहाड़ी बोलते हैं। 5 पहाड़ी बोलती है। 1 नंबर पहाड़ का नाम है विपुलागिरी। तो ये कलश जो निकला था, वो जो कक्ष है उसके अंदर निकला था। हाँ, अंदर से उसका कुआं है क्या? नहीं, अंदर में 5 फीट गहराई है। अच्छा, 5 फीट गहराई, ज्यादा गड्ढा नहीं है, 5 फीट गहराई है। यहाँ पे जो कलश मिला है उसे देखना है तो संग्रहालय जाना पड़ेगा, है ना। संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ पर इतना बड़ा प्रतिमा है, पूरे फन बांधे हुए हैं, बहुमुखी कलश सब वहीं पे रखा हुआ है। संग्रहालय जाने के बाद जो आप बता रहे हैं कि मणिधारी नाग की प्रतिमा थी, वो वहीं हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर अभी कुछ और नहीं होता, लोग आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, मन की अपनी इच्छाएं रखते हैं और चले जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ मूर्ति वगैरह है। जरासंध ने ही बनाया था, मतलब जो हिस्ट्री के हिसाब से जरासंध के द्वारा ही राजा थे जरासंधे यहाँ निर्माण किए थे। जरासंध ने ही निर्माण किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी अभी गंगा प्रसाद जी से सुना यहाँ के महत्व के बारे में, यहाँ की जो सही स्थिति है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब यहाँ पर आने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, जब राजगीर हम आते हैं तो इतना ऑक्सीजन मिलता है कि जो जितना भी थकावट है शरीर के अंदर वो सारा हमारा समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो बहुत सारे बंदर हैं ना, उन्हीं का इलाका है, हमने कब्जा कर लिया है यहाँ पर। तो बंदर यहाँ पे गंदगी करते रहते हैं और जो गंगा प्रसाद जी हैं उनकी थोड़ी मुसीबत वो बढ़ाते रहते हैं ना। तो जो मैं कह रहा था,
राजगीर में जहाँ जहाँ तक भी आप जाएंगे, हर जगह आपको यहाँ की हवा इतनी अच्छी लगेगी, आपको अगर सांस से संबंधित कोई तकलीफ़ है आप उसे यहाँ आने के बाद भूल जाएंगे, है ना। तो पीछे देखिए कितना सुंदर ये दृश्य आ रहा है ना, पीछे जो खुदाई में मिला है, जिसके अंदर वो नाग देवता की मूर्ति मिली है। अगर संग्रहालय में जा सका इस बार तो मैं वहाँ जा कर के वो मूर्ति आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मनियार मठ से सोन भंडार और जरासंध का अखाड़ा देखने जाना है, लेकिन यहाँ से हमारा तांगा अब आगे नहीं जाएगा, यहाँ से हमको लेना पड़ेगा बैटरी वाला रिक्शा, क्योंकि यहाँ का नियम ऐसा ही है, यहाँ रिक्शे ही चलते हैं। और हम 2 लोग हैं और 2 लोग हम इस बैटरी वाले रिक्शे से जाएंगे। सामने देखिए मेरा भाई उसमें बैठ चुका है और इसके लिए 2 लोगों के लिए हमसे लिया जाएगा 100 रुपये। तो चलिए देख कर आते हैं जरासंध का अखाड़ा। बैटरी रिक्शा हमारा हमको लेकर अपने पथ पर आगे बढ़ चला है। तो चलिए हम पहुंचते हैं जरासंध का अखाड़ा और सोन भंडार का दर्शन करने के लिए। उसके बाद वापस आके फिर हम यहीं से अपने रानी वाला जो तांगा है जिसका नाम है लाल बादशाह, उसमें बैठकर आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए हम फाइनली महाभारत काल में, है ना, महाभारत काल में पहुंच गए हैं। इसका प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूं। जरासंध की रणभूमि लिखा हुआ है ना। जरासंध, ये नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। भीम और जरासंध का युद्ध जो महाभारत में हुआ था वो बहुत फेमस है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध, है ना। भीम से भी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है जरासंध। और भीम से युद्ध में वो जीत जाते, लेकिन मदद की थी भगवान श्री कृष्ण ने और भीम को जितवा दिया था। तो अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे इस क्षेत्र को अच्छे से देखें, समझें और उस काल को महसूस करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है मान्यता अनुसार यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध की 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध कर दिया था। पीछे जो यह शिला पे लिखा हुआ है उससे जब थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये शायद नया बना हो और सामने ये एक बहुत बड़ा जो है चबूतरा सा बना हुआ है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीढ़ियाँ हैं। इन 12 सीढ़ियों से जब ऊपर पहुँचते हैं तो कुछ एक बैठने की जगह जैसी आती है। देखिए ये अभी ताला लगा हुआ है, यहाँ जा नहीं सकते हैं। तो यह जो बैठने की जगह है, ऐसा मुझे बताया गया कि जब जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर विराजमान थे, इसलिए इस चौवित्र को उन्होंने ऐसा घेर के रखा हुआ है। यह स्थान ऊंचा उनके बैठने के लिए बनाया गया था, आसन उनको दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, इसलिए इस जगह को सुरक्षित अभी तक भी रखा हुआ है। और बना हुआ ये जरासंध के ज़माने का है। और इसी स्थान से भगवान ने भीम को इशारा किया था कि जरासंध से युद्ध में जीतने के लिए उसके जो शरीर के अंग हैं बीच में से चीर देते हैं जो बार बार, और फिर वो जुड़ जाता है। क्योंकि जरासंध की जो कहानी है वो थोड़ा आप महाभारत से ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा कि उसको कितनी बार चीर दो वो फिर जुड़ जाता था। तो भगवान ने भीम को इसी स्थान से इशारा किया था कि आप उसको 2 अलग अलग दिशाओं में फेंकिए, विपरीत दिशाओं में, वहाँ से फेंकने पर वो नहीं जुड़ेंगे। और फिर भीम ने वैसा ही किया इशारा पाके और युद्ध में वो विजयी हुए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो युद्ध के समय में जिस मिट्टी का मल्ल युद्ध होता है उसमें मिट्टी को नरम बनाने के लिए एक खास मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और वही जो मिट्टी है जो आज तक भी जो वैज्ञानिक भी है वो कहते हैं ये वही मिट्टी है जिसको मल्ल युद्ध के दौरान जो योद्धा होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, नरम मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। और कहते हैं कि इसमें हल्दी, चंदन इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए कहते हैं अभी भी इस मिट्टी का रंग दूधिया और हल्दी के रंग से जो है
ये मिला हुआ रूप दिखाई देता है। आप देखिए मेरे हाथ में, यहाँ पर भी देखिएगा, लोगों ने कुरेदा है देखने के लिए, कहते हैं ये पीला पीला निकलता है क्योंकि इसमें हल्दी का असर अभी भी बचा हुआ है। कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी कम लोग आ रहे हैं और सुनसान भी है। और मेरे पीछे अभी भी वो वेदी देख सकते हैं जो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वहाँ बैठे थे। तो इस स्थान का दर्शन हो गया है और यहाँ से इस वक्त हम लोग प्रस्थान करेंगे दूसरे स्थान के लिए। तो दूसरा स्थान जो है वो शायद सोन भंडार है। तो चलिए सोन भंडार पहुँचते हैं और सोन भंडार पहुँच के वहाँ का जो स्टोरी है, वहाँ का जो इतिहास है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह भी एक ऐतिहासिक कालीन स्थान है। इस स्थान के बारे में मुझे सिर्फ कहानियाँ मालूम हैं। कहते हैं कि जरासंध ने यह स्थान बिंबिसार को सौंप दिया था क्योंकि जरासंध का खजाना था इसके अंदर, और बिंबिसार ने फिर इसको संभाला, लेकिन वो खजाना आज तक किसी के हाथ आया ही नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं चला वो खजाना है कहाँ। कहते हैं कि इसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं दीवारों पे, और उस मंत्र को जो सही प्रोनाउंस कर लेगा तभी उसका द्वार खुलेगा, लेकिन ऐसा आज तक संभव नहीं हो पाया है। अंदर चलेंगे, लेकिन ये जो कहानी है, लोक कथा है, लोगों के मुंह से सुना है या किंवदंती कह सकते हैं, ये चीज़ के अलावा सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इसके बारे में, वो यहाँ बाहर लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अंदर चलेंगे। तो चलिए पहले जो सरकार का जो पक्ष है वो जान लेते हैं। दूर से देखने में ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है और इसके अंदर है क्या जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आइएगा तो ज़रूर आप इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सोन भंडार। सोन भंडार की दोनों गुफाओं को तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था। इसका मतलब इसे जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था चौथी सदी ईस्वी में, है ना। और ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। जैन मुनि यहाँ साधना करते थे। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था। जैसे मैंने कहा, किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी जिसमें जैन अरहतों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। कहने का है कि इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही मतलब गरुड़ पे सवार विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे नालंदा के संग्रहालय में रखा गया है। ये तो है जो ऐतिहासिक पक्ष या सरकार की तरफ से जो सही तथ्य माना गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका बोर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। सोन भंडार लिखा गया था, किसी बदमाश ने उसको छुटा दिया शायद। और यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो ये सरकारी जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। और ये है यहाँ का मुख्य गेट। ये है दूसरी गुफा जिसका आप गेट देख सकते हैं। यहाँ से इस गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पहले ये गेट मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा सा है, और इसके साइड में शायद ये खिड़की भी काट करके पहाड़ को इन्होंने बनाया था। ये साइड में ये खिड़की है शायद, और यहाँ पर खिड़की के साइड में जब आप जाएंगे तो इस विशाल चट्टान को काट करके ये बनाया था। लगभग देखिए अंदर जाने का जो रास्ता है वो कितना है। जैसे मैं आ रहा हूँ तो मेरे से भी ये थोड़ा सा बच जाता है, इतना बच जाता है, और इसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये विशाल है। उस जमाने में बहुत सारे लोगों के रहने के लिए ये स्थान पर्याप्त रहा होगा। यहाँ पर देखिए सोना तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें आवाज गूंज रही है, बहुत आवाज गूंज रही है। एको आप सुन सकते हैं, बहुत एको हो रहा है। तो ध्यान करते समय जो एको है वो भी शायद अच्छा ध्यान करने में मदद करता है। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस जगह पर
यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये मंत्र है दरवाज़ा खोलने का या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इन दीवारों पे मंत्र लिखा हुआ है। कभी कोई उस मंत्र को पढ़ लेगा तो फिर वो सोने के भंडार तक पहुंच जाएगा। फिलहाल किसी भी तरीके का सोना मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इस स्थान से प्रस्थान करने से पहले मैं आपको जो ये संरचना है, जो गुफा है, वो दिखाना चाहूँगा। देखिए जो छत है वो आर्क की तरह से है और ये जो पूरा स्थान है ये एक रेक्टेंगल या आयताकार है, और जो छत है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोलाकार आकृति में है। तो पूरा जो स्थान है उसको मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा जो है एक साइड से दूसरी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ और इसकी जो छत है वो आप महसूस कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। जब कभी आप यहाँ आएंगे आपको एज इट इज़ ही यहाँ देखने को मिलेगा। और नीचे का जो फर्श है वो देखिए किस प्रकार का है, एकदम प्लेन। और यहाँ ऋषि मुनि जो होते थे, जैन मुनि, वो यहाँ पर आकर के ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। अब हम वापस जो हमारा तांगा है, तांगे की तरफ जा रहे हैं और तांगे में बैठ कर के अगला जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको लेकर पहुंचा हूं बिंबिसार कारागार, या इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है बिंबिसार जेल। ये जो बोर्ड लगा हुआ है तीर का निशान है और ये सामने रोड है, रोड क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है। हमारा जो तांगा है उसका नाम है लाल बादशाह। आप देख सकते हैं लाल बादशाह, तो आज के हम बादशाह हैं। और सामने ही जो जगह है वो बिंबिसार जेल है। ऐतिहासिक स्थानों पर सही जानकारी के लिए जो यहाँ पे सारांश लिखा होता है उसी पे ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंबिसार कारागार। यह स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता का स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारागार में बंद कर दिया गया। अपने बेटे अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेकर के 660 ईसा पूर्व द्वारा अपने पिता राजा बिंबिसार 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व को सिंहासन पर कब्जा करने हेतु कारागार में डाल दिया गया। इस जेल या कारागार का स्थान स्वयं राजा बिंबिसार द्वारा चयन किया गया था, क्योंकि वह चाहता था कि गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध को चढ़ते हुए उनका दर्शन वह आमरण करता रहे। बिंबिसार भगवान बुद्ध का अनुयायी था तथा शांति में विश्वास करने के कारण ही उसने अपने पुत्र की धृष्टता को कभी स्वीकार नहीं किया। यह कारागार एक ऐतिहासिक स्थल है जो बिहार राज्य के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। तो शॉर्टकट में जो यहाँ पे लिखा है वो यह लिखा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और जो कारागार था उसके लिए उसके पिता ने ही इस स्थान को चयनित किया था, क्योंकि यहाँ आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हमेशा जो भगवान बुद्ध है उनका आना जाना होता था और वो चाहते थे कि इस कारागार से वो बैठे हुए, इस कारागार में बंद रहते हुए वो भगवान बुद्ध के दर्शन लगातार करते रहें। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र का जो है चुनाव किया था अपने रहने के लिए कारागार में। यहाँ पर भी ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4। ये 4 सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो फिर आपको उस कारागार का जो बाउंड्री वॉल है वो इस वक्त देखने को मिलता है। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा और सामने वो पहाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं। और ये जो कारागार है ये सदियों पुराना है, इसलिए इसका जो मुख्य जो भी बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, विध्वंस हो गया है उसका, लेकिन उसका बाउंड्री वॉल अभी तक भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस जेल के आखिरी छोर से चलता हुआ अब मैं धीरे धीरे करके इस परिसर से बाहर की तरफ जाऊँगा और जो भी मन में भावनाएं आती हैं ऐसे क्रूर स्थान पर जा कर के उनको शब्दों में बयां करना तो बड़ा मुश्किल है। कैसा उस समय रहा होगा जब एक पिता ने एक पुत्र ने अपने पिता को जेल में डाल दिया होगा, वो पिता किस प्रकार से सोचता होगा उस समय, है ना। तो वो सब कुछ यहाँ पे आप आके महसूस कर सकते हैं। देखना अगर चाहते हैं तो देखने के लिए, जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं कि देखने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे और निकल जाते हैं, तो फिर महसूस करने की जगह है ये, देखने की जगह
नहीं है। 10:40 अभी हुआ है और बिंबिसार जेल से हम बाहर आ रहे हैं और हमारी रानी खड़ी है सामने। ये है हमारी रानी और यह है हमारा लाल बादशाह। अब हम अपने लाल बादशाह पे सवार होकर के अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये निशान तो किसी पहिए के ही लगते हैं, राइट साइड में भी देखिए और लेफ़्ट साइड में भी देखिए, है ना। जितनी दूरी है ऐसा लगता है कोई वाहन रहा होगा और उस वाहन के पहियों के निशान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, मगर ये किंवदंती है या सच्चाई है, इसको हम आखिरी में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के जितनी दूर तक जाएंगे मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा कि ये जो निशान हैं ये बहुत दूर तक बने हुए हैं और ये किसी वाहन के पहिए के निशान हैं और ये पत्थरों के ऊपर बने हुए हैं। मतलब जो वाहन रहा होगा उस समय, वो वाहन इतना शक्तिशाली रहा होगा कि उसने पत्थरों के ऊपर भी अपना निशान छोड़ दिया है। आज के ज़माने में कोई भी वाहन आपको ऐसा मिल नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लिपि है, उस लिपि में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर पढ़ पाएँ तो। आप अगर पढ़ सकते हैं तो मुझे पढ़कर बताइएगा। तो देखिए यह वो लिपि है, इस टाइप से यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना। मेरे हाथ पर देखिएगा, यहाँ पर इस टाइप से ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ये निशान बने हुए हैं। यहाँ पर भी अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है और इन पत्थरों में कहीं कहीं और भी लिखा हुआ है जो सरकार ने खोजा है। लेकिन ये जो लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई सफल नहीं हुआ है। जो राजगीर या राजगृह, इसको पहले कहा जाता राजगृह, लेकिन अब ये राजगीर हो गया है, राजगीर। तो राजगीर क्षेत्र में ये सब जो लिपि है इसको कहते हैं शंख लिपि। यहाँ पर इस प्रकार की लिपि कई जगह सरकार को मिला है, लोगों को, शोध करने वालों को मिला है, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई सक्षम नहीं हुआ है। इसलिए समझ में नहीं आया कि ये जो लिखा हुआ है क्या यह इस जो रथ रेखा है, रथ के पहियों की रेखा है ना, रथ चक्का रेखा बोलते हैं यहाँ पर। रथ के पहियों का जो निशान है वो किसका है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर इसे कोई पढ़ लेगा तो शायद इसमें उसका राज खुल जाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रथ के पहियों का ही निशान है। बाहर से एक बार दिखाऊंगा, देखिएगा ये है बाहर से, इस प्रकार ये दिखाई देता है। पूरा जो क्षेत्र है इसको कवर करके रखा हुआ है और जो ये क्षेत्र है उसके बारे में शोधकर्ताओं का क्या कहना है, इतिहासकारों का क्या कहना है, या सरकार का जो पक्ष है वो क्या कहा जाता है, वो यहाँ पर उसके बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो मैं आपको इस वक्त पढ़ के बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ज़रूरी है कि किसी क्षेत्र में जाएं तो उसकी जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचे। यहाँ पर लिखा हुआ है रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि, जो दोनों चीज़ों को मैंने आपको अंदर दिखाया है। इसमें लिखा हुआ है यह पुरातात्विक क्षेत्र मूलतः रथ के चक्कों के लीक चिन्ह एवं शंख लिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है। शंख लिपि राजगृह, राजगृह मतलब जो राजगीर क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ इसका नाम राजगृह है। शंख लिपि राजगृह एवं उत्तरी भारत के कई स्थानों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि संभवतः ईसा की 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी की होगी। इसी क्षेत्र में पाए गए रथ चक्कों के लीक चिन्ह अब तक शोध का विषय है। मतलब ये जो रथ के चक्कों के चिन्ह पाए गए हैं ये अभी तक शोध का विषय है, इस पे शोध करना चाहिए या शोध चल रहा है। किंवदंती है कि रथ चक्का के लीक चिन्ह महाभारत कालीन हैं। किंवदंती है कि यह महाभारत कालीन है। लोग इसे महाभारत कालीन मानते हैं और श्री कृष्ण के पहियों के निशान रथ के निशान है या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। महाभारत काल का ये हो सकता है, ये शोध का विषय है। और मैं एक बार दोबारा से भीतर आ गया हूँ, मैं आपको एक बार और इसे करीब से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो नीचे निशान हैं ये रथ के पहियों के निशान से लग रहे हैं। कोई भी बच्चा भी देख के बता सकता है। दोनों तरफ आप अगर देखेंगे तो रथ के
पहियों के चिन्ह आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाएगा। अब मैं इस स्थान से बाहर जाऊंगा और अगले स्थान की तरफ प्रस्थान करूंगा। चलिए अगले स्थान की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, तांगे में बैठ के घूम रहे हैं ना, तो रंग बिरंगा ये तांगे का जो पहिया है वो हमें पापड़ के रूप में यहाँ खाने के लिए मिल गया है। ठीक है ना, 12 बजने वाले हैं, सुबह से घूम रहे हैं, तो अभी लगता है कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, थोड़े फल वल खा लेते हमने, तो खाना खा लेते हैं। हम पहुँचे हैं गृद्धकूट। यहीं से हम रोपवे के जरिए विश्व शांति स्तूपा जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर हम जाएंगे वहाँ से जो है घोड़ा कटोरा। ये 2 जगह यहाँ से जाना है, तो काफ़ी सारा समय लगने वाला है। तो खाना यहाँ खा सकते हैं। देखिए खाना क्या है, मैंने इनसे पूछा। यहाँ पे शाकाहारी दाल चावल सब्जी मिल सकता है, और ये जो प्लेट है ये 50 रुपये प्लेट है। इसमें दाल है कटोरे में, है ना, और तांगे का पहिया मैंने आपको दिखा दिया। 1 कटोरा दाल दिया है इन्होंने, मैं पलट के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दाल, और सब्जी के नाम पे आलू घोटा हुआ है किसी चीज़ में, आलू की ही सब्जी है खाली, और मोटे मोटे चावल हैं ये वाले। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं खा के कैसा लगता है। और आलू की सब्जी थोड़ी मिला ली है। 50 रुपये का हिसाब से ठीक ही है। 50 रुपये का खाना मिल रहा है यहाँ, पेट भर भी जाएगा। चावल भी है और सादा है, कुछ इसमें दुनिया भर का मसाला वगैरह कुछ है नहीं। घूमते घूमते भूख लगेगी तो ये खाना स्वादिष्ट लगेगा। सादा स्वादिष्ट खाना है। तो इस जगह पर आकर के, जहाँ से रोप वे में बैठना होता है, आप यहाँ पे आके नाश्ता भी कर सकते हैं। तमाम नाश्ता यहाँ पे मिल रहा है। कचौड़ी है, उसके बाद यहाँ पे जलेबी, और उसके बाद समोसा, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हमने खाया चावल, तो चावल समाप्त करते हैं, फिर टिकट लेते हैं, और रोप वे पर पहुँच करके फिर आपसे मुलाकात होती है। चलिए पहले लंच समाप्त करते हैं। इन्होंने टिकट काउंटर फ़िलहाल बाहर रखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इन फ्यूचर शिफ्ट होगा बताया। तो इस गेट से हम प्रवेश कर गए थे गृद्धकूट भवन के अंदर, और पूरा रोप वे तक पहुँच गए थे। फिर बताया टिकट बाहर मिलेगा। फिर वापस आए, वापस आकर के वो जंगलों में एक छोटा सा टिन का शेड बना रखा है, दूर यहाँ से वो जंगल के अंदर है। वहाँ से फिर टिकट लिया है 120 रुपये का। घुमा घुमा के बनाया है इन्होंने। अब यहाँ से जाना है। देखिए इस प्रकार से वो केबिन जो है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम भी ऐसे ही एक केबिन में बैठ के आगे की तरफ जाएंगे। और ये केबल वाला जो षड्यंत्र लगा हुआ है, संयंत्र बोलते हैं, है ना, सिस्टम, वो इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ काम कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति अभी ऊपर गए थे, दूसरा एक केबल जो है वो वापस आ रहा है। शायद उसमें कोई नहीं है, लेकिन वापस तो आना पड़ेगा ना। जिसका नंबर वापस आने का होगा उसको वापस आना होगा। वो देखिए वो वापस किस प्रकार से आ रहा है रोप वे। आप मेरे इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए ये दूसरा चल पड़ा है। यहाँ से 2 लोग बैठ करके रोप वे में ये जा रहे हैं। अब हमारा नंबर आ गया है। हम भी रोप वे में बैठ करके जो है आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए केबिन कैसा है इसका। और जो भाई साहब हैं वो बोल रहे हैं वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और कैमरा लगा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आया, वीडियो बना लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ गलत बोल रहे हैं हम इसके अंदर, है ना, पता नहीं भाई। वीडियो बना लेंगे एक मोबाइल से तो क्या हो जाएगा। नहीं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा बाहर बोल रहे हैं कि कैमरा लगा है, कैमरा छीन लेंगे, ये वो, पता नहीं। जो जिस पद पे बैठा है वो उस पद पे जो है ना अपनी हेगड़ी दिखाता है। देखिए हम ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। ये बढ़ रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है आनंद आ रहा है। आनंद वाली बात है ना। रोप वे से बाहर आ गए हैं और 100-150 मीटर चलना है। थोड़ी सी चढ़ाई है, बिल्कुल थोड़ी सी, है ना। इस थोड़ी सी चढ़ाई को चढ़ेंगे तो विश्व शांति स्तूप तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखिए सामने इस प्रकार की ये थोड़ी सी चढ़ाई है, जिसमें से जा कर के वो जो मेन गेट है वो मेन गेट आ जाएगा, और उससे अंदर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे विश्व शांति स्तूप पर। मुख्य द्वार, इस द्वार से प्रवेश करते हैं। द्वार कोई विशेष या भव्य नहीं है,
सिंपल साधारण सा द्वार है, लेकिन जो स्तूप है जो दूर से दिखाई देता है सफ़ेद रंग में चमचमाता हुआ, वो अवश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है पूरे का पूरा जो विश्व शांति स्तूप है। यहाँ से आप एक ही बार में देख सकते हैं, और भगवान बुद्ध जो वहाँ बैठे हुए हैं सुनहरे रंग से उनका प्रतिमा चमक रहा है, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तूप का उद्घाटन दिनांक 25 अक्टूबर 1969 को भारत के राष्ट्रपति श्री वराह वेंकट गिरि जी के द्वारा किया गया था, और इसको कहते हैं राजगृह विश्व शांति स्तूप। और यह स्तूप जो है भारत और जापान के बीच में राजनीतिक और सांस्कृतिक जो हमारा गठबंधन है, जो हमारी एकता है, उसको दर्शाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। स्तूप के सामने देखिए 2 विशाल सिंह बने हुए हैं, और धूप में चमचमाता हुआ यह स्तूप बहुत ही सुंदर लग रहा है। विश्व शांति स्तूप पर कुछ समय बिताने के बाद अब समय आ गया है यहाँ से वापस जाने का। चलिए अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, और वही जो रोप वे है उसके थ्रू नीचे उतरेंगे, और नीचे उतर के देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा। अब बताया गया है कि हमें जाना है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा एक झील है शायद, और वहाँ जाने के लिए हमको यहाँ से लेना पड़ेगा बैटरी वाला रिक्शा। ये जो बैटरी वाला रिक्शा है, ये शेयरिंग में जाएंगे तो पर हेड 100 रुपीज़ लगेगा, और 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, तो 12 किलोमीटर आने जाने के लिए रिज़र्व करेंगे तो 500 रुपये, और शेयरिंग में जाएंगे तो 5-6 लोग इकट्ठा करके ले जाएंगे तो 100 रुपये पर हेड लगेगा। ये जो शिलालेख यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप पढ़ सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों से दिनांक 25 नवंबर 2018 को ही हुआ है। अर्थात इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है ये बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है। और अभी रास्ते में आते हुए मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, रास्ता बना हुआ नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे जो प्रकृति है, ये अरबों खरबों साल से इस धरती पर कितने ही मनुष्यों को देखा है। और ये जो घोड़ा कटोरा इस ताल का नाम रखा गया है, मैंने सुना है लोगों से कि जो राजा महाराजा पुराने ज़माने के हुआ करते थे, उनके जो घोड़े होते थे उनको पानी पिलाने के लिए यहाँ पर लाया जाता था, तो घोड़े यहाँ पानी पीते थे। कटोरे की शक्ल का ये तालाब है, तो इसका नाम पड़ गया घोड़ा कटोरा। इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है, ये सत्य है। घोड़ा कटोरा ताल पर मेरी किस्मत में लिखा गया जितना समय था उतना समय मैंने यहाँ पर व्यतीत कर लिया है। अगली बार अगर मौका मिला तब भी मैं एक बार और आना चाहूँगा, जब यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं देखने आऊँगा कि डेवलपमेंट होने के बाद ये अच्छा लग रहा है या डेवलपमेंट होने से पहले ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी हम यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक डेस्टिनेशन शायद हमारा राजगीर का और रह गया है, उसको देखने के बाद हम लोग आज की यात्रा समाप्त करेंगे। तो चलिए दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं ब्रह्म कुंड के पास। ये जो द्वार है इस पे लिखा हुआ है मुख्य द्वार ब्रह्म कुंड राजगीर नालंदा। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, और मुझसे कहा गया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे कुंड हैं जिसमें से गर्म जल प्रवाहित होता रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं और जो गर्म जल है उस जल में स्नान करते हैं, और कहते हैं उस जल में स्नान करने से तमाम तरह के जो फ़ायदे हैं लोगों को वो उससे मिलते हैं। गर्म कुंड में आएँ तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सुबह के समय आएँ और वस्त्र लेके आएँ जिसको पहनकर आप नहा सकें और फिर नए वस्त्र पहन सकें। मैं तो वस्त्र लेके आया नहीं और रात के समय, शाम के समय आया हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने अपना हाथ धोया, अपना पैर भी धो लिया, अपना सिर भी धो लिया, जितना किया जा सकता था वो मैंने कर लिया। देखिए मेरे बाल इस समय आपको गीले दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप इस मंदिर में जा कर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी और नारायण जी का। देखिए जैसा कि मैंने कहा मैं शाम के समय आया हूँ, तो मंदिर में जितने भी रोशनी करने के लिए बल्ब्स हैं उनको इस समय
स्विच ऑन कर दिया गया है। इस समय आप इस मंदिर में आके मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। तो पानी पीने से भूख लगता है, थकान दूर होता है। नहाने से कुछ औषधीय गुण भी है इसमें? हाँ, गुण है। कोई चर्म रोग वगैरह कम हाँ, होता वो सब कम जाता है। कोई अच्छा। टूटल फूटल रहता है, उसका हड्डी में दर्द रहता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, और दो धाराएं नहीं है नीचे? दो धारा नहीं तो है। वो उसके बारे में क्या जानते हैं? उसके बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, वो बंद बताया? बंद बताया। बहुत दिनों से बंद देखा है आप लोगों ने, है ना? हाँ। अच्छा, 5 धाराएं चालू? 5 धारा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आते हैं, खुश रहते हैं, नहाते धोते हैं, हाँ, आनंद से जीवन कट रहा है। अच्छा, 2 धाराएं वहाँ पर बंद है ऐसा बताया है, और वो धाराएं जो बंद है, क्यों बंद है मालूम नहीं, लेकिन 5 धाराओं को मैंने वहाँ चलते हुए देखा है, और बहुत अच्छा वहाँ पर लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, जैसा आपने उनके मुंह से भी सुना है। तो अब समय समाप्ति की ओर है, और हम धीरे धीरे इस मंदिर से बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये है वह आइटम जो दूर से ही मैंने देखा है जगह जगह पर बिकते हुए, और इसको कहा जाता है खाजा। और ये नालंदा जाते हुए रास्ते में मुझे एक जगह दिखाई दिया था जहाँ बहुत क्वांटिटी में बना और बेच रहे थे। तो थोड़ा यहाँ चक्कर देखेंगे कैसा है और इसका स्वाद कैसा लगता है। यहाँ पर ये 2 तरह का आइटम है। जो हम ले रहे हैं वो 160 रुपये केजी वाला है, जो यहाँ पर है वो 140 वाला है ना। और हमने आधा किलो लिया है, इसमें 16 पीस चढ़ा है, और इनके हिसाब से ये जो है ज़्यादा दिन चलने वाला है, ज़्यादा दिन टिकेगा, इसलिए इसका दाम ज़्यादा है, और एक कम दिन चलेगा इसलिए उसका दाम कम है। मैं मीठा नहीं खाता, फिर भी क्योंकि यहाँ का अनोखा आइटम है तो चख के मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये मीठा बंगाल में गौजा बनाते हैं, उसका हल्का लाइट वर्जन है। इसको जो है तेल में तल के पपड़ी वाला बनाया है बेसन मैदे का, और उसको तेल में तलने के बाद में इसे चीनी के चाशनी में इसको डुबाया गया है। लाइट स्वाद है, हल्का हल्का मीठा है, और हल्का हल्का जो मैदे को तलने के बाद जो स्वाद आता है वो स्वाद आ रहा है। तो राजगीर से जो हमारा टूर है राजगीर का, इस मीठे स्वाद के साथ इस जगह से हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम राजगीर से निकल जाएंगे गया की तरफ, और गया से निकल जाएंगे कोलकाता की तरफ। हमारे साथ राजगीर के इस पूरे यात्रा के दौरान बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।